बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिनके बारे में अमूमन हम बात कुछ और तरह से करते हैं। अक्सर हमने अपने घरों में देखा है, पैसा हाथ का मैल होता है, पैसे को इतनी गैर ज़रूरी अहमियत नहीं देनी चाहिए, पैसा जो है उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, उसके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, पैसा जो है वो सब कुछ नहीं होता। ये तमाम बातें दुरुस्त हैं, इसलिए कि ये पैसे के इस्तेमाल की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के दुरुस्त होने के बावजूद हम पैसे की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि जी दुनिया में प्यार बड़ा है या पैसा, उनसे कहें किसी बिजली के बिल को हग के साथ, किसी को जप्फी डालकर या किसी को प्यार के साथ अदा करने की कोशिश करें, कभी भी अदा नहीं होगा। जो चीज़ करेंसी की सूरत में अदा होनी है, रुपए की सूरत में अदा होनी है या देनी है, जो अखराजात जो है वो सिर्फ ज़राए आमदन के बढ़ने से ही अदा हो सकते हैं, वो सिर्फ उसी तरह से अदा हो सकते हैं, उसमें कोई और शॉर्टकट या कोई और रास्ता और जरिया नहीं होगा। सो हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं कि वो लोग जो कि पैसे को अहमियत नहीं देते, जो पैसे को किसी खातिर में नहीं लाते, वो बहुत नोबल लोग होते हैं। यकीनी तौर पर जब रिश्तों पे तरजीह देने का वक्त आए, जब हमें चूज़ करना हो कि हमें ज़्यादा पैसा या अपने कीमती रिश्तों को बचाना है, अपने घर या अपनी फैमिली के लिए वक्त ज़्यादा अहम है या बेतहाशा पैसे कमाने की दौड़ में दौड़ना ज़रूरी है, तो फिर हमें वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये वो बैलेंस है जो ज़िंदगी में तवाज़न लेकर आता है। लेकिन बाज़ औक़ात बैलेंस इस तरह से भी तो आउट होता है ना कि हम ज़्यादा ज़रूरत उन रिश्तों को दे रहे हों जिनके लिए बहुत सारा कुछ करने के लिए हो सकता है हमें ज़्यादा ज़राए आमदन की या ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, और वर्क लाइफ बैलेंस में लाइफ में बैलेंस शायद इसलिए आउट हो रहा हो कि हम काम पे खातिर तवज्जो नहीं दे रहे, या फिर उस पर तवज्जो देने के बावजूद उससे वो नताइज हासिल नहीं कर पा रहे जो कि हम करना चाहते हैं। और अगर ऐसा है और हमें ज़िंदगी में ऐसे एहसास होता है कि बहुत सारे लोग जो कि हमारी जैसी सलाहियतों के, बल्कि शायद कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि हमसे कम सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, दुगना कमा रहे हैं, तिगना कमा रहे हैं, लेकिन हम इतना नहीं कमाते, तो फिर समझ लेना चाहिए कि हम अंडर टीमर हैं। ये अंडर टीमर की टर्म जो है ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो एक फील्ड में काम करते हैं और कम मुआवजों पे काम करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि उसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं लेकिन वो हाईली पेड होते हैं, जबकि उन दोनों की सलाहियतों में, काबिलियत में, जहानत में और किसी भी चीज़ महारत में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है तो सिर्फ एक सोच का, और वो सोच जो है उसके मुख्तलिफ ज़ाविये, मुख्तलिफ एंगल्स हैं। आज वो सोच मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर ज़िंदगी में इस तरह के मामलात का सामना हो तो ना सिर्फ ये कि चादर देखकर पाँव फैलाएं और अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बल्कि उसके साथ साथ अपने ज़राए आमदन को भी बढ़ाने की कोशिश करें। और ऐसा करना बिल्कुल हमारे मजहब की तालीमात के मुताबिक भी है, इसलिए कि तमाम लोग जो हैं वो मेहनत के ज़रिए से पैसा कमाने और रिज़्क़ हलाल कमाने के ऊपर हमारा मजहब बहुत ज़ोर भी देता है और अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए बेहतरीन रास्ते और ज़राए इख्तियार करने पर भी इसरार करता है। अच्छा, ये जो अंडर टीमर है, इससे होने से हम बच सकते हैं अगर हम अपनी काबिलियत को अहमियत दें, हमें पता हो कि हमारी वर्थ क्या है, और हम ये ना समझें कि दूसरे जो ज़्यादा कमाते हैं तो शायद उनके सर पे 2 सींग हैं या शायद उनके 4 हाथ हैं, जो शायद उनके ऊपर अल्लाह ताला की कोई ख़ास इनायत है जो हमारे ऊपर नहीं है। ये दुरुस्त है कि रिज़्क़ मिन जानिब अल्लाह होता है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि हर मेहनत करने वाले की जो काबिश और कोशिश होती है अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। ये अल्लाह ताला का ही वादा है कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करे। सो सही जद्दोजहद, कोशिश, जुस्तजू, जब इसकी कमी हो जाती है हमारे अंदर, सिर्फ ये समझते हुए कि शायद हमें कोई ना कोई कमी है, हमें कुछ ना कुछ खामी है, या हम इस तरह के नहीं हो सकते जिस तरह से कि वो हैं, तो फिर यहाँ से हम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं और अपनी सलाहियतों और अपने वक्त का कम मोल जो है वो लेना गवारा कर लेते हैं। और जब हम ये कर लेते हैं तो फिर अंडर टीमर हो जाते हैं। हमें हमेशा ये फील होता रहता है कि हमारी मेहनत जो है ज़्यादा है लेकिन हमें उसके मुकाबले में मुआवजा नहीं मिल रहा। ये वो डिससेटिस्फैक्शन है जो फिर हमें अच्छी तरह से काम भी नहीं करने देती और अच्छी तरह से ज़िंदगी भी नहीं गुजारने देती। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे मैंने बीच में अभी जिक्र किया कि बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि नहीं जी, हम पैसों पे बात नहीं करेंगे, जो आपका दिल चाहेगा वो दे दीजिएगा। आपने देखा है अक्सर हम किसी के पास जाएं और वो हमसे पहले ही भाव ताव कर ले और हमें बता दे कि जी मुझे इतने पैसे दरकार होंगे, आपने काम कराना है तो ठीक है, नहीं कराना तो आपकी मर्जी। तो उस सूरत में हम बहुत ज़्यादा तरद्दुद या तकलीफ में आए बगैर समझ लेते हैं और हम उसको पैसा और मुआवजा अदा कर देते हैं। लेकिन अगर हमें कह दिया जाए कि जो आपका दिल चाहेगा आप वो दे दीजिएगा, और फिर बाद में जब लेने का वक्त आए तो एक्सपेक्ट किया जाए कि अब हमारी मर्जी के मुताबिक हमें दिया जाएगा, तो बाज़ औक़ात उसमें फिर तालमेल मुमकिन नहीं होता। इसलिए कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हो सकता है आपके जहन में उतना ना हो। सो बेहतर है कि अपनी मेहनत का मुआवजा तलब किया जाए और उसे तय किया जाए और उसे डॉक्यूमेंट किया जाए कि आप कितना चाह रहे हैं, ताकि आप उसके बारे में मुतमईन रहें, आप उसके बारे में खुश रहें और आपको उसके बारे में डिससेटिस्फैक्शन ना हो और आप पूरे खुलूस के साथ और तंदही के साथ काम करें। फिर एक मुसलसल आगे बढ़ने का अमल
जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें रोजाना हम चाहें कि एक ही तरतीब के साथ, एक ही लगे बंदे रूटीन के साथ हम काम करते जाएं और आगे भी बढ़ते चले जाएं, ये हो नहीं सकता। एक्सपेरिमेंट हमें करने पड़ेंगे, कुछ नई राहों को खोजना पड़ेगा। यानी एक मुलाजमत करते हुए हमें हो सकता है कोई और मुलाजमत साथ करनी पड़े जिसमें कि हमारे पास ज़्यादा मौके हों, जिसमें कि हमारे पास ज़्यादा बेहतर आमदनी के ज़राए हों। और ये करने के लिए फिर हमें अपने आप को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा कि हम कैसे उसी वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और फिर उसको करने के लिए हमें अपने आप की प्रायोरिटीज़ और तरजीहात तय करनी पड़ेंगी कि वो कौन से काम हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, और वो कौन से काम हैं जिन्हें ज़रूरी तौर पर करना जो है वो इस वक्त दरकार है, ताकि हम अपनी मेहनत का बेहतरीन मुआवजा जो है वो हासिल कर सकें। ये तमाम चीज़ें तो उस सूरत में जब हम मुलाजमत को फोकस किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ मुलाजमत ही तो ज़िंदगी में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक माल जो है और जो बरकत है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बिजनेस का है। अगर देखा जाए तो तिजारत और ज़राअत और इस तरह के और बहुत सारे पेशे हैं जिसमें तिजारत जो है वो बड़े नंबर पर है, जिसमें बिजनेस लेन देन का कोई भी ऐसा कारोबार जिसमें हम सर्विसेज दे रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमेशा मुनाफे की शरह बहुत ज़्यादा होती है। सो हम सोच सकते हैं कि हम बिजनेस करें, लेकिन हम अपने घरों में हमेशा यही सोचते हैं हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, यानी कोई एक मुलाजमत करेगा किसी एक अस्पताल में, बड़ा होकर कोई इंजीनियर बनेगा, यानी कोई एक और तरह की मुलाजमत करेगा किसी और जगह पे, कुछ और बनेगा। और वो सब चीज़ें जो है वो मुलाजमत से मुतालिक होती हैं। आज हम दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में अमेरिका को सर फहरिस्त देखते हैं और वहाँ पर अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपना कारोबार खुद शुरू कीजिए, ना सिर्फ खुद कमाइए बल्कि लोगों के लिए भी ज़राए आमदन मुहैया कीजिए और उसके साथ साथ बहुत सारा मुनाफा ना सिर्फ खुद कमाएं बल्कि मुल्क को भी दे सकें। ये वो सोच थी जिसने कि इस मुल्क की तकदीर बदलने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अगर हम याद करें तो 19वीं सदी के आगाज़ पे हेनरी फोर्ड ने अपने घर में गाड़ी बनाई थी, एक फोर्ड वैगन, जो कि आज पूरी दुनिया में एक बड़ी मशहूर और बड़ी मुस्तनद किस्म की एक ना सिर्फ इदारा है बल्कि एक बहुत बिलियनर और मिलियनर किस्म की कंपनी भी है, और वो एक घर में एक गाड़ी के बनने से शुरू हुई हुई है। इसी तरह से इंटेल कंपनी जो कि चंद नौजवानों ने मिलकर बनाई थी और आज भी दुनिया की कीमती तरीन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि दुनिया में उसे तहलका मचा दिया है इंटरनेट की दुनिया में। सो हमारा मुल्क जो कि 180 मिलियन आबादी इसमें नौजवानों की, यानी 60 साल 30 साल से कम उम्र नौजवान है, बनते हैं तकरीबन 62% से थोड़ा सा ज़्यादा। सो इतनी जो नौजवान मुल्क हो जिसके पास यानी इतने ज़्यादा तादाद में नौजवान हो, उस मुल्क में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को सही तरह से तरतीब दें और आज के दौर के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक चलें और कोशिश करें कि हम अपने रिश्तों को, अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को और उसके साथ साथ हमारी जो रिवायात हैं उनका ख्याल रखते हुए पैसे को कमाने के ऊपर ज़रूर जोर दें, लेकिन उस पैसे के गैर ज़रूरी इस्तेमाल और उस पैसे के सर पे वजह से ज़िंदगी ख़राब करने से इज्तनाब करें, क्योंकि पैसा बुरा नहीं है, पैसे का इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है और वो हमारे इख्तियार में होता है। सो ये आज की बात थी जो कि मैंने आपके साथ करनी थी। दुआ यही कि आप ज़िंदगी के हर काम में हमेशा कामयाब हों और इसके साथ साथ आज का टॉपिक जो है उसके बारे में भी कुछ बात हो जाए। आज मैंने आपको बताना है बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स जो कि एंटी एजिंग कही जा सकती है, यानी ढलती उम्र के असरात, उम्र को बढ़ने से रोकना। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें लगता है फिर दोबारा से कि पता नहीं कुछ खास लोग शायद कर सकते हैं, जो उन्होंने किया पता नहीं उनके पास क्या कोई जादू है या पता नहीं उनके पास क्या कोई ख़ास चीज़ है। हमेशा हर एक चीज़ के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन हो, मालूमात हो और हम उनको मुनासिब तरीके से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और अप्लाई करें तो हर एक शख्स उतना ही मुस्तफ़ीद हो सकता है जितना कोई एक शख्स। आज मैंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए, जिनमें योगा भी है जो कि एक ज़माना है कदीम से एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कि सांस के ज़रिए से और मुख्तलिफ और एक्सरसाइजेस के ज़रिए से आप अपने आप को ज़्यादा तंदुरुस्त, ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा चाको चौबंद और उसके साथ साथ ज़्यादा नौजवान रखने की कोशिश करते हैं और उस पर कामयाब भी रहते हैं। ये एक सदियों से आजमूदा और माना हुआ तरीका है। अच्छा, उसके बाद मैं आपकी मुलाकात जो है अपनी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से भी करवाऊंगी जो कि बहुत खूबसूरत हैं ख़ुद भी, और वो हमें बताएंगी कि आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स कौन सी हैं जिनके ज़रिए से कि हम मेंटेन कर सकते हैं ना सिर्फ अपनी जल्द को बल्कि उम्र के जो असरात हैं उनको भी ज़्यादा देर तक हम डिले कर सकते हैं। उसके साथ साथ खाने की चीज़ें, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये तमाम चीज़ें भी इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से बुढ़ापा ज़्यादा तेज़ी से आता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करने से देर तक हम नौजवान रह सकते हैं। सो उसके बारे में जानेंगे अपनी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हबीबा से। और उसके साथ साथ फिर क्या लगाना है घर के अंदर, मुख्तलिफ ऐसी आसानी से बनने वाले मास्क, क्रीम्स, चीज़ें जो कि अल्लाह ताला ने नेचुरली हमें दी हुई हैं, और हम एक ऐसे खत्ते में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी स्पाइसेस, बहुत सारी हर्ब्स वैसे ही हमारी रिवायत का और हमारे कल्चर का बड़ा गहरा हिस्सा है। सो उनको भी आज हम शामिल करेंगे
बताएंगे और मुख्तलिफ ऐसे मास्क और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें घर में बनानी बताएंगे जो बड़ी इफेक्टिव भी हैं और बड़ी आपको उसमें हेल्पफुल भी होंगी। सो ये तमाम चीज़ें, लेकिन ये सब नामुकम्मल है अगर हमारे सर का बेहतरीन, हमारे जिस्म का बेहतरीन हिस्सा हमारा दिमाग, अगर हम मेंटली और साइकोलॉजिकली फिट नहीं है और उन चीज़ों को अच्छी तरह से और पॉजिटिव तरीके से लेने के लिए तैयार नहीं है। सो साइकोलॉजिकली कैसे हम नफ्सियाती तौर पे जवान रहते हैं, इसलिए कि जो हम सोचते हैं ज़िंदगी में दरअसल करते हम वही हैं। सो अगर हमारी सोच सेहतमंद है, सोच जवान है, तो फिर ना सिर्फ हम खुद जवान रहेंगे बल्कि हमारी ज़िंदगी में नौजवानी की वो तमाम जिसे कहते हैं उमंगें, जज्बे, वलवले, कोशिशें, काविशें, तहरीकें शामिल रहेंगी। सो किस तरह से हमने खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना है और मेंटली और साइकोलॉजिकली हम डिले कर सकते हैं एजिंग को ज़्यादा देर तक, वो कौन सी सोचें हैं, वो कौन सा अंदाज़ है, वो कौन सा तर्ज फ़िक्र है और कौन सा तर्ज ज़िंदगी है, सब कुछ आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप भी शामिल हो सकते हैं कॉल करके शो में, और नंबर्स जो हैं वो जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। सो मैं ब्रेक के लिए रुकने जा रही हूँ और फिर होगी आपसे मुलाकात, साथ रहिए। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आप सब लोग मेरे साथ हैं, सांस रोक के बैठे हुए हैं सारे है ना। अच्छा मुझे बताइएगा, हम सोचते हैं ना इस तरह से, भी मैं बात कर रही थी कि यार पैसे सब कुछ नहीं होता, और वाकई सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में रिश्ते पैसों से बहुत ज्यादा कीमती होती हैं अगर कोई समझे तो, है ना। कौन समझता है कि वो ज्यादा पैसों को उतनी अहमियत देता है जितना जिंदगी में जरूरी है, और कौन नहीं देता? आप नहीं समझती? आप नहीं देती? बिल्कुल दीजिएगा। पैसा नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, रिश्ते हैं। रिश्ते हैं हाँ सब जी, कुछ। निभाने आपका क्या चाहिए। ख्याल है? नौजवान नस्ल, हाँ आप है नौजवान नस्ल? नहीं आप तो नहीं हो, बीच में जो नौजवान नस्ल है वो पास करती जा रही है। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये आप सुन के कह रही हैं कि एक्चुअली बिलीव इन इट? सीरियसली कह रही एक ऐसे नौजवान का रिश्ता आया है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और उसके साथ एक ऐसा नौजवान है जिसके पास सब कुछ है, तो शादी किससे करनी है? जो ज्यादा खुश रख सके। वो कौन होगा? अपेरेंटली जिसके पास पैसा ज्यादा है। So let's not talk about cliches, है ना। Let's face the reality कि होता फिर ऐसे ही इवेंचुअली। हम नारे जितने बड़े बड़े लगा ले, आखिर में बात आके तान वहीं पे टूटती है जहाँ पे कि हम समझते हैं कि नहीं 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 ये तो कोई अहम ही नहीं। क्या ख्याल है आपका इस वक्त? अच्छा आपने वोट करना है कि यहाँ जो ऑडियंस बैठी हुई है इनमें सबसे खूबसूरत खातून कौन सी है? इनको दीजिएगा माइक। आप कहीं सियासी तो नहीं है? नहीं। आपने एकदम से बिल्कुल कहती हैं आप खूबसूरत है सबसे, उन्होंने आने ही नहीं दिया अपनी तरफ। अच्छा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन वाकई मैं चाहूंगी आप ही अब जज बने, इधर आए मेरे साथ और यहाँ पे मुझे बताएं कि ये जो सारी खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं इनमें सबसे खूबसूरत खातून जो है वो कौन? बच्ची, खूबसूरत खातून, जो भी आप समझें, कौन है? हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग ऑल? कौन लग रही है? कौन ये? आप आ जाओ ना इधर। अभी आप हमें नखरे दिखा रही हैं कि हमने आपको हसीन कह दिया। एक तो ये बड़ा मसला है, किसी खातून को हसीन कह दो तो उसका एकदम से नखरा जो है वो आसमान को छूने लगता है। क्या ख्याल है? नखरा नहीं है, फिर क्या है? इस वक्त ऑडियंस में सबसे ज्यादा हसीन जो खातून हमारे पास है वो ये है। क्या नाम है आपका? किरण। हाँ किरण। आपने वो सुना है, तू है मेरी किरण? हाँ तो आप किसकी किरण है? सूरज की, चांद की, अपनी अम्मा की, अब्बा की, या किसी और की? पेरेंट्स की। अच्छा बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच किरण। हैव सीट प्लीज। आइए। अरे कितने खवातीन को दिलचस्पी है इस मौजू से जो आज हम करने जा रहे हैं। यार जवानी कभी नहीं ढलनी चाहिए। मर्द ज्यादा क्रेजी होते हैं कि या खवातीन को इसका ज्यादा मसला होता है? खवातीन लेडीज को मजा, क्योंकि लेडीज को होता है ज्यादा खूबसूरत लगने का और अट्रैक्शन, ताकि लोगों के अट्रैक्शन उन पर हो ज्यादा, लोगों के अट्रैक्शन उसमें। अच्छा और इसके ख्याल में आप ये बहुत इन्होंने एक वजह सही बताई और असल वजह यही है, लेकिन इसके अलावा भी किसी और के जहन में कोई और है? इसकी वजह मर्द ही होते हैं। क्या बात है, जीनियस के लिए माइक देने दोबारा से कमेंगे। मैंने सुन लिया कैमरे पे, नहीं ये भी सुना। इसकी वजह मर्द ही है ना। इसकी वजह मर्द ही है। कैसे? कि औरतें जो है वो खूबसूरत रहना चाहती हैं, जवान रहना चाहती हैं, तो मर्द ही वजह इसकी, मर्द ही वजह इसकी वो चाहते हैं ऐसा। इसलिए कि नौजवान औरत जो है वो हर एक शख्स जो है वो नौजवान खातून को पसंद करता है। तो इसलिए हर खातून की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक नौजवान जो है वो रह सके, क्योंकि पैसे वाला मर्द
और नौजवान और खूबसूरत औरत। यही दोनों जेंडर्स की यही ताकतें हैं और यही पोटेंशियल्स हैं, है ना। चलो जी, हम शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे, शुरू करेंगे योगा से। योगा एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कह लें आप एक्सरसाइज है, एक इस तरह का निज़ाम है जिससे एक सदियों से लोग फिट, एक्टिव, स्मार्ट और उसके साथ साथ सेहतमंद रहने के साथ साथ जवान रहते हैं। ये तो इसमें मानी हुई बात है। सो आज हम आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बता रहे हैं जो आसानी के साथ आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं और उसके साथ साथ जवान भी। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले इंस्पिरेशन तो हमारी है ही नाहिद। नाहिद के लिए तारीफ। थैंक यू वेरी मच। सर, कुछ पर्सनल सीक्रेट्स भी हो जाएं। इज दिस सिर्फ योगा जो आप समझती हैं कि जिसने आपको रखा है हमेशा एक्टिव, इतना फ्लेक्सिबल, इतना चाको चौबंद, इतना सेहतमंद माशाल्लाह? बिल्कुल, योगा इसमें 99% जो है वो इसका पार्ट योगा है जी। लेकिन आपने किस उम्र से शुरू कर दिया था? क्या आपने पैदा होते ही योगा करना शुरू कर दिया था? पैदा होते नहीं, मुझे 17 ईयर्स 17 साल हो गए। अभी 17 साल हुए? जी। यानी नहीं, क्या उम्र थी जब आपने शुरू किया होगा? तकरीबन मेरी 40 प्लस थी। यानी आप हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तो उम्र गुजर गई अब सब करने की। अब नहीं तो नहीं, आप 80 में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई 80 साल की उम्र। 80 साल की उम्र में दरअसल हम कुछ और स्टार्ट किए हुए होते हैं। नहीं, आप जब यहाँ से बिल्कुल अपने आप को यंग फील करेंगे, यहाँ से अपने आप को एक्टिव और यंग फील करेंगे तो पॉजिटिव जब अपने आप थिंकिंग होगी तो खुद ब खुद सब कुछ खुद ब खुद सब कुछ हो जब हम लोग नेगेटिव सोचते हैं तो फिर सब कुछ नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही। ये वाइब्स हम लोगों को पॉजिटिव मिलती हैं तो हम लोग ये करते हैं कि नहीं ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। सो तो हम अब आपसे इंस्पायर होना चाह रहे हैं और साथ साथ सीखना चाह रहे हैं जी कि क्या करना है हमने। वो कौन सी खास एक्सरसाइजेज हैं जो मखसूस इस काम के लिए है कि हम तादेर जवान रह सकें, उम्र के असरात को ख़त्म कर सकें, हमारा चेहरा झुर्रियों से पाक हो, एजिंग के साइंस ना आए हम पे। वो क्या कुछ है? मैं आज कुछ सीक्रेट जो हैं वो सबसे पहले एक बहुत सीक्रेट है योगियों का जो मैं शेयर करके दूंगी आपसे। सबसे एक्सरसाइज तो आप लोग करते हैं, डाइट भी करते हैं, लेकिन हम लोग का एक पॉइंट है जिसको आप अगर प्रेस करते रहें, दिन में 10 मिनट कर लें, उसको डिवाइड कर लें। अब ये नहीं कि आप उसको प्रेस किया हुआ और कोई मेहमान भी आए तो आप प्रेस करके उसको मिल रहे हैं। ये राइट हैंड साइड पे होता है, ये यहाँ से सारी खवातीन करेंगे हम जी, ताकि हमें पता चल जाएगी क्या करना है। ये यहाँ से ये जो हम लोग बेंड करते हैं एल्बो, यहाँ से यहाँ बिल्कुल इसका सेंटर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ से भी सेंटर और इस जगह से भी सेंटर, ये पॉइंट है हम लोगों का जी। आप इसको अंगूठे के साथ इस तरह से इतना प्रेस करेंगे तो कि आपको फील होगा कि आपने इसको काफी दबाया और हाथ खुला होगा या हाथ बंद होगा? वो कोई इशू नहीं है, आप जैसे भी हाथ बंद कीजिए, खोलिए, लेकिन इसको आपने दबा के रखना है। आप जितना भी आप इसको जितनी देर आप ये दबा के रखेंगे आप समझें कि आपकी एजिंग जो है वो आगे आप नहीं जाएंगे। तो हम इसके ऊपर कीली क्यों ना लगा दें? हाँ, तो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोग इसको अब सारा दिन कोई मेहमान भी आए वो यूं दबा हुआ है, और इस तरह से नहीं। आप मतलब ये ऐसा सीक्रेट है कि आप इसको ड्राइव करते हुए भी कर सकते हैं, आप बैठे हुए कर सकते हैं, आप कहीं भी आप इसको दबा लीजिए और आप फील करेंगे कि आपकी जो अभी एज है वो आपको आगे नहीं लगेगी। जैसे मैं 40 में मैंने या 45 में इसको स्टार्ट किया, तो अब इसको अगर करते रहें तो आपकी एजिंग जो है वो आप फील नहीं होगी, अब रिंकलिंग नहीं होगी। बिल्कुल, एक सीक्रेट हमें मिल गया जी। और कि जवानी का राज दबाने में है। दबाने में जो दब गया वो जवान नहीं रहेगा, हाँ। जो दबाएगा वो जवान रहेगा। वो जवान रहेगा। और दूसरा के पॉजिटिव सोचे। और कुछ मैं अब फेस के बताऊंगी, प्रेशर पॉइंट्स हैं, और आप बिलीव कर लीजिए अगर आप इसको डेली करते रहें, अपनी पिक्चर ले लीजिए और 1 वीक के बाद आप अपने फेस को चेक कर लीजिए आपको, और क्लोज लेके देखिए, आपको खुद ब खुद फील होगा कि कहाँ कहाँ मेरा फेस जो है फर्म हुआ है। और बहुत इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले मैं ये वी आपने ये बनाना है, और ये आईब्रो के बिल्कुल बाहर, और यहाँ पे एक जो है वो यहाँ पे होगा, आईज के एंड पे होगा, और एक यहाँ पे होगा। आप इसमें हल्का सा प्रेशर देना है। रखें जरा, मैं देखूं कौन सही अंदाज में रख रहा है। प्रेशर देके और बाहर वाली साइड पे लेकर आना है। आपने प्रेशर दिया, बाहर वाली साइड पे आप ले आए, और अब आपने बिल्कुल सेंटर से ऊपर छत की तरफ देखना है, और देखते हुए अब आईज को आपने यहाँ से यूं बंद करना है। ये इस तरह से आप ऊपर वाली साइड पे इसको क्लोज कीजिए, इस तरह से क्लोज कीजिए।
जैसे कहते हैं आंखें भींचना। जी जी जी, ठीक है। वो आपने करना है। इसको 10 दफा कीजिए, हटा लीजिए, लेकिन इसका जरा दबाव अच्छा होना चाहिए आपका, फिंगर्स का जो मैंने बताया आपको, आपका उसका होना ये चाहिए। आप ये लोग अभी कर रहे थे, आपने देखा ये ठीक कर रहे थे? जी, आप लोग जरा मुझे करके दिखाएं, ताकि हमें पता चले गलतियां क्या करती हैं जब हम इस तरह के क्योंकि पोस्चर्स। ये पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उनको स्किप कर दें या इधर उधर कर लें। जी, आपका क्या जवाब ऑलमोस्ट देने का इरादा ऑलमोस्ट नहीं सही है? है। इसका प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। और आपको कोई दिलचस्पी नहीं है हाँ। जवानी से, किसी चीज से? हाँ? वो और से देख रही हैं सिर्फ। अच्छा, देख उसके बाद आपने जो है ये आप मुंह को देखें, इस तरह से कर लें, ये तो आपने जरूर करके दिखाना है मुझे सब। यानी ये जो ये आपकी लाफ लाइन और उसके लिए है। ये बहुत इफेक्टिव जी, बहुत इफेक्टिव है और इसको आप जरूर कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे इसको रखेंगे और ऊपर आईज लेके जाएं, इस तरह से दबाइए और इसको आईज को इस तरह से ब्लिंक करते जाएं। ठीक है जी, यहाँ पे रखें, दबाएं और ऊपर से ऊपर देखते हुए इसको ब्लिंक करते रहें। तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ रखना है, इसको ऐसे करते हुए ऊपर लेके जाना है और इसी तरह से नीचे लेके आना है। तो ये आपका प्रोमिनेंट होगी, ये जो आपकी जॉ बोन है आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपका यहाँ से और ये सब जो है फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपके माथे के लिए मैं बताऊं कि आपने यहाँ पे ये रखना है और इसको दबा के और इसको हल्का सा इस साइड पे आपने लेके जाना है। ये रखा और आप हल्का सा इस साइड पे आप इसको खींचते हुए लेकर जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से ये दबाइए, नीचे आए और ये जो आपकी कॉलर बोन है यहाँ तक हम आएंगे। ये देखिए, ये कॉलर बोन को हमने ये किया और आपको अब भी फील होगा। आप सब करके देखिए, आपने यहाँ पे दबाया और अब आप देखें मैंने क्या करना है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, है क्या ये मतलब? आपने नीचे वाले दांतों को अपने ऊपर वाले होंठ के ऊपर ये किया, लिप को इस तरफ ले आना है, नीचे वाले लिप को ऊपर वाले लिप पे आपने फिक्स कर लिया और यहाँ से ये आपने अच्छी तरह से फिक्स करना है। ये जो कॉलर बोन है, ये हम लोगों की हड्डी है, यहाँ पे आपने रखना है। आपको अभी का भी फील होगा कि ये सब स्ट्रेचिंग हुई है और आपकी जितनी नेक की लाइंस हैं वो कभी नहीं आएंगी अगर आप इसको करते रहे तो। ठीक। ये सब फेस का होल जो है मैंने एक्सरसाइज बताई और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप रात में, सबसे बेहतरीन टाइम होता है रात में, जब आप बेड पे सोने लगें, हाथ मुंह धो लें और हाथ आपके धुले हुए होने चाहिए जब आप उनको प्रेशर पॉइंट्स को दबाते हैं। तो रात को सोने से पहले बेड पे बैठ जाएं और मॉइस्चराइजर या कुछ लगाते हुए इनको पॉइंट्स को इसी तरह से कीजिए। आप एक हफ्ते में अपना रिजल्ट जो है वो आपके फेस पे आएगा। उसके साथ आप ये करते रहें, आप बैक होते जाएंगे, यहाँ पे दबाएं और वहीं पे आप रहेंगे। क्या बात है, जी। कितना सिंपल और आसान है। अच्छा, क्या इसके साथ- लेकिन सिर्फ यही है? नहीं, इसके साथ कुछ और एक्सरसाइज एक और मुझे बता दीजिएगा कि ये मर्द और खवातीन दोनों के लिए? दोनों कर सकते हैं, ठीक। कोई भी दोनों कर के सकता है, same pressure किसी points भी हैं। एज में स्टार्ट कर लीजिए, जरूरी नहीं है। आप जो यंग जितनी लड़कियां हैं वो भी स्टार्ट कर लें ताकि वो इसी तरह से अपने लुक वाइज वो इसी तरह से रहेंगी और सही। बिलीव कर लें कि इसी तरह से रहेंगी। हमने एक्सपेरिमेंट किया है अपने स्टूडेंट्स पे और आप यकीन जाने 10 साल के बाद भी वो उसी तरह ही हैं। सही। आप इसको दबाइए और आपकी एज जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, वहीं बिल्कुल पर सही। रहेंगी। लेकिन कुछ और एक्सरसाइजेज जी, हैं जो कि exercises हैं। नाहिद आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। ठीक है। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सब बखैर जनाब। हम बात करें एंटी एजिंग पे और ये तमाम चीजें अब कोई सीक्रेट नहीं है। आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें तो बहुत सारी चीजों का आपको पता चल सकता है और आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाहिद ने कुछ और एक्सरसाइजेज आपके लिए अभी प्लान की हुई है, जो कह रही है कि इससे एज रिवर्स हो जाती है और यही कहना कुछ डॉक्टर शुमाइला का भी है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी जरा फर्क है। पहले इनकी टेक्निक देख लेते हैं, फिर उनसे बातचीत हाँ, करेंगे। बिल्कुल। ये कुछ 5 एक्सरसाइजेस का ये है, इनको इकट्ठा इसी तरह से करना है, इसी सीक्वेंस के साथ करना है। इसमें कुछ खास ख्याल रखना होगा आपको कि जैसे हम लोग एक्सेल करते हैं, हम लोग की चिन इसके साथ लगनी चाहिए, चेस्ट के साथ। अब देखेंगे आप, अगर नोट कीजिए, हर पोज में मैंने चिन जो है वो इस चेस्ट के साथ लगानी है एक्सेल करते हुए। और ये 3 की काउंटिंग से हम स्टार्ट करेंगे। हर पोज को मैं 3 टाइम्स करना है और आप 5 दिन के बाद इसकी काउंटिंग 2-2 की काउंटिंग आप बढ़ाएंगे और 21 तक लेके जाएंगे। यानी हमने 2 दफा करना है
और 5-5 की हमारी रेपिटेशन है। 3 टाइम्स से स्टार्ट करना है मैंने, और इसको 5 या 6 दिन के बाद आप उसको 2-2 की काउंटिंग जो है बढ़ाते 2-2 की जाएंगे बढ़ाते जाएंगे ठीक है। और 21 तक जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपको इचिंग हो रही है, लेग्स पे इचिंग स्टार्ट हो गई है या पिंपल्स निकल आए, तो उसको फौरी तौर पे रोक दें। ये भी हो क्योंकि- सकता है? जी हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। क्योंकि ये एज आपके रिवर्स हो रही थी, तो कुछ ना कुछ जो है वो इफेक्ट तो आता है। सही। तो अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको रोक दें, अदरवाइज इसको करते रहें और बहुत स्लो से कीजिए, समझ के कीजिए। ये इस तरह से मैंने हाथ रखने, और आप इसको इस तरह से भी खोल सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं। अब मैंने राइट हैंड साइड से मैंने क्लॉकवाइज जो है वो घूमना है। आप यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जिस तरह से हम वॉक करते हैं उसी तरह से हमने स्टार्ट करना है। ये 1 हुआ है। इस तरह से आप जहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, आप जब राउंड लेंगे तो 1 होगा। सो ये 2 2 और 3 एंड 3। उसके बाद फौरी तौर पे आपने लेट जाना है। ठीक। ये इतनी स्पीड में करना है जितने आराम से आप कर रही नहीं, हैं? आप जरा से इस पे स्पीड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में इस तरह से तेज नहीं करना। अब यहाँ से आपने चिन देखी, अब 7 लगेगी। सही। टांगों को उठाना है और चिन को हाँ हमने अपनी साथ थोड़ी को लगा- अपनी सीने के साथ लगाना जी। है। ठीक। यहाँ से आप अपने हिप्स पे पीछे हाथ रखेंगे। टेबल पोज करके देंगे। ये इतना ही स्लो करना है जितना आप कर रही हैं नहीं, और स्टे भी इसको जरा इतनी सा तेज करना है, लेकिन आप स्टार्ट इसी और स्पीड स्टे भी इतना ही रखना है जितना आप कर रही हैं। जी इतना ही जब रखना ऊपर है। जाना है, जी ठीक इतना ही रखना है। पाँव को इस एंगल में आप रखेंगे, क्योंकि हमने इसको स्पीड के साथ करना है। क्योंकि वो एक्सेल कर रही है, इसलिए आपको माइक में भी पता चल रहा होगा कि कितनी फोर्स के साथ सांस को बाहर निकाल रही हैं। सो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह से, तो फिर हम अपने सांस को पूरी तरह खींच के बाहर निकालते हैं। ठीक हो गया? जी थैंक यू सो मच। सो ये हमने कंटिन्यू करना, कुछ और बातें हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर शमाइला के साथ जरा शुरू करूं बातें। आप भी यही कहती हैं कि उम्र जो है वो रिवर्स भी हो सकती है और रुक भी सकती है वहाँ पे। फरा हर जानदार के लिए आपको पता है एजिंग तो अल्लाह मियाँ ने बनाई है। जब आप पैदा हुए हैं तो आप बच्चे हैं, फिर आप बड़े होंगे, फिर आप बूढ़े होंगे। ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो उसमें ये है कि वी कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है। बट वी कैन होल्ड इट अ लिटिल बिट। हम उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। हम कैसे? उसको रोक नहीं सकते। उसमें बहुत सारी चीज़ें फरा बहुत छोटे सी फैक्टर से शुरू होके कि आपकी लाइफस्टाइल कैसा है और आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, यहाँ से शुरू होके फिर आपकी अपनी अगर स्किन के हिसाब से एंटी एजिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड कह लें या टॉपिक कह लें, जिसके अंदर आपकी एंटी एजिंग ऑर्गन्स की भी आ जाती है और स्किन की भी। चूंकि मैं स्किन के हवाले से ज़्यादा बात कर सकती हूँ, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी कि स्किन के हवाले से आपकी जो आपकी स्किन केयर है, उससे लेकर के आपने स्किन प्रोटेक्शन के लिए या प्रिवेंशन ऑफ एजिंग के लिए आपने क्या किया। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर जब एजिंग आना शुरू हो जाती है, फिर उसको स्लो डाउन करने के लिए आपने क्या किया, क्या करना होता है? फरा वही सबसे पहले तो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप जल्दी से उसकी जो है प्रिवेंटिव उसमें आ जाए, मसला फेज होने ही में ना आ दें। जाए। यानी कि मतलब उस वक्त शुरू कर दें आप, जैसे कि आप अपने अर्ली 30s में स्टार्ट कर दें। आजकल बच्चियां बहुत समझदार हैं। एक छोटी सी प्रिवेंशन ये है कि अगर आप सन ब्लॉक अपने सही टाइम पे और सही तरह से थोड़ा सा यंगर एज में लगाना शुरू कर दें, तो बहुत सारी जो UVA रेज हैं जो कि एजिंग कॉज करती है, अगर आप उनसे बच जाएंगे तो खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको लगेगा अर्ली 30s में जाके जो दूसरे लोगों को हैं वो आपको नहीं है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले ब्राउन स्पॉट्स का अपीयर होना है, जो कि एजिंग वन ऑफ द मेन प्राइमरी जो है साइंस ऑफ एजिंग है। ठीक है। उसमें वो नहीं आएंगे। जिसने सन प्रोटेक्शन किया उसने नहीं आएंगे। फिर जिस
डर्मेटोलॉजिस्ट ने उसके हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ किया है, यानी कि अगर सन में जाने से पहले सन ब्लॉक के साथ कोई विटामिन सी की एप्लीकेशन की है और अपनी डाइट में भी विटामिन सी का अमाउंट ज़्यादा रखा है, तो विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो सन रेज के जो इफेक्ट्स हैं उनको रिवर्स भी करता है और उससे प्रिवेंट भी करता है। यानी आपके कहने का मतलब ये कि सन ब्लॉक अप्लाई करने से पहले हम विटामिन सी की एप्लीकेशन कर लें, या कोई भी एंटी एजिंग क्रीम्स जो कंकशंस भी आते हैं जिसमें विटामिन सी ई के अलावा और भी पेप्टाइड्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलें अगर आप यंगर एज से स्टार्ट करें तो पेप्टाइड्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि आपने अपने स्किन के ऑयल को किस तरह मेंटेन किया है। आप हमेशा से अपनी स्किन को बहुत ऑयली तो नहीं समझते रहे, जबकि वो इतनी ऑयली नहीं है, वो एक हेल्दी ऑयल है और उसको रहना चाहिए स्किन पे, इसलिए कि आपको पता है कि ऑयली स्किन की जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ एक ब्लेसिंग ये होती है कि वो एज देर से करती है, और ड्रायर स्किन पे आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी नजर आने शुरू होते हैं। तो वो आपने अपना मॉइस्चर किस तरह संभाल के रखा हुआ है, आपके क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स संभालना है हमने। फरा इसमें हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपने ओवरडू नहीं करना, अपनी स्किन की क्लेंजिंग ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट, अगर तो आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, तो भी आपने ख्याल रखना है कि सारे का सारा ऑयल आपने नहीं ख़त्म करने। ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि कहीं से वो ड्राई है और कहीं से ऑयली है, तो आपने एक मतलब नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं। और स्किन की सफाई का ये मतलब नहीं है कि दिन भर खड़े होकर आप क्लिनजिंग करते रहें और बिल्कुल, और या फोमी और सोप वाले वॉशेज से आप दिन रात धोते रहें। मतलब मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इतने परेशान हैं अपने ऑयल से कि वो हर वक्त ये कहते हैं हम तो हर वक्त मुंह धोते हैं। बहुत सारे लोग तो और बहुत सारे साबुन ये क्लेम करते हैं कि वो गोरा करते हैं, और मेरी मेड दिन में कोई 10 दफा मुंह धो रही थी, तो मैंने कहा यार क्या चक्कर है, तो उसने कहा इस साबुन से बंदा गोरा होता है। तो उसमें होता क्या है कि आपका नेचुरल ऑयल स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, उसकी वजह से इस वेदर में भी आपको पता है इरिटेशन के साथ पेशेंट्स हमें ये नहीं करना। नहीं, आपने मैक्सिमम अपना, अगर किसी काम से या एग्जर्शन किसी एक्टिविटी से आप आते हैं तो आपने उस वक्त अपना फेस क्लीन करना है। क्लीन से मुराद ये कि वो क्लिनजर प्लस टोनर भी हो सकता है और वो एक आपका जेंटल फेस वॉश भी हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा आपने रात में सोते हुए तो बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए कि रात में रेस्टिंग टाइम होता है स्किन का, उसमें आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे वो बहुत अच्छा काम करेगी, इससे कि पूरी बॉडी एक रेस्टिंग फेज में और ग्रोथ फैक्टर्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा काम करती हैं। और एक सुबह के वक्त आपने अपना दिन शुरू करते हुए आपने फेस वॉश करना है। तो ये 3 दफ़ा, और या फिर अगर कोई नहीं अपनी एक्टिविटी किसी की इतनी एक्सर्शनस होती या उसकी स्किन नहीं जल्दी ऑयली होती तो 2 दफ़ा इज मोर देन एनफ दिन में। बाकी हम अगर वुज़ू कर रहे हैं तो सिंपल पानी से, वुज़ू का तो हुक्म है और वो अल्लाह ने इसीलिए दिया है कि आप सिंपल पानी से, पानी के स्प्लैशेस बहुत अच्छे स्किन के लिए। क्या लगानी है ये नाइट क्रीम्स, ये क्या सीक्रेट है और क्या कुछ ऐसी नाइट क्रीम्स हैं जिनको लगाने से नहीं, बहुत बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। वो बात ये कि अगर अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 55 के हैं तो अचानक से आपको ख्याल आ जाए कि आप 35 के लगना शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेन इसका राइट टाइम पे अप्लाई होना और जल्दी स्टार्ट होना, यानी कि वही अर्ली 30s में अगर आप एंटी एजिंग रिजीम में अपनी रेजिमेंट में एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, कोई इस तरह की क्या एक चीज़ है जो ऐड, वो कुछ भी हो सकती है, वो आपकी नाइट टाइम एप्लीकेशन हो सकती है। अच्छा, एप्लीकेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये कि आप ये नहीं कह सकते कि जी हम ट्रीटमेंट करा लें और एप्लीकेशन ना लगाएं, या हम सिर्फ एप्लीकेशन करते रहें और कुछ और ऐसी हेल्दी एक्टिविटी ना करें कि जिससे कोलेजन रीबिल्ड हो रहा है या कोई और प्रिवेंटिव मेजर्स हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन रात में सोते हुए बहुत ज़रूरी है। 30+ में आप इसमें हेलुरोनिक बेस्ड जो है आपके मॉइस्चराइजर्स हैं वो आप लगा सकते हैं, और मॉइस्चराइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है स्किन के लिए। हमें ओवर द काउंटर मिल जाएंगे, हम जाकर ओवर द काउंटर भी मिल जाएंगे, और अगर आप थोड़ा सा हाई एंड जाना चाहते हैं तो आपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके डॉक्टर, मतलब हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बाहर से मंगवाते भी हैं, जिस पे ट्रस्ट होता है या जिनकी स्टडी हमें बहुत पसंद आती है। स्टडी बेस्ड जो है ये मेड कॉस्मेटिक्स होते हैं जो आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। ठीक है। सो ये तो वो है जो कि 30 साल से नीचे आप कह रहे हैं कि हाइलोरॉनिक एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ आप कुछ चीज़ें 30 साल के जब हो जाएं तो इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है। और 35+ में आप फिर पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स की तरफ आते हैं कि वो इंग्रेडिएंट ज़रूर शामिल होना चाहिए जिसमें आर्जिनिन है और ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपके एप्लीकेशंस में शामिल हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। सो साथ रहिए, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सब खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग के ऊपर और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुमाइला मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर शुमाइला, एजिंग की साइंस कौन से हैं?
जो हमें जहन में रहनी फरा चाहिए? सबसे पहले तो एजिंग के साइंस वही हैं कि आपको पिगमेंटेशंस चाहे वो इनहेरिटेड हो या आपके ब्राउन स्पॉट्स और फ्रैकल की सूरत में सन एक्सपोजर की वजह से वो हल्की हल्की आपको स्पॉट्स अपने फेस पे नज़र आने शुरू हो जाते ठीक हैं। है। उसके बाद फाइन लाइंस और रिंकल्स, जो एक्सप्रेशंस आप बनाते हैं वो बेशक आप बचपन से बना रहे हैं, लेकिन उसकी लाइन बगैर एक्सप्रेशन के आपके नज़र आना शुरू हो जाए या वो एक्सप्रेशन बहुत प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। एक वो साइन ऑफ एजिंग है। उसके अलावा एक बड़े मज़े की बात है कि जो हमारा फेस है जब हम यंग होते हैं दैट इज़ एन इन्वर्टेड ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल होता है, यानी ऐसे करके ऐसे होता है। करके होता है, नीचे और से- जैसे बिल्कुल नीचे से वी शेप में होता है और ऊपर से वो कोन की सूरत में इन्वर्टेड कोन होती है, समझे आप। और जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं वो ट्रायंगल सीधा होता जाता है, यानी कि आपकी ये जगह जो है यहाँ पे लोग आम जुबान में कहते हैं जी हमारा यहाँ से फेस ब्रॉड हो गया ठीक है। या मोटा हो गया। वो ब्रॉड और मोटा नहीं होता, वो बेसिकली एजिंग की वजह से सैग करना शुरू करता है, यानी कि ग्रेविटी जो है वो अपना काम दिखाना शुरू कर देती है। सही, ठीक। तो ये कुछ साइंस ऑफ एजिंग है। मैंने फिर तो ये भी आपकी- सुना था आपको अपना नाक भी थोड़ा बड़ा लगना शुरू हो जाता जी, है, आपके बाल कम उसमें होना यही शुरू है हो ना, जाते जब हैं। ट्रायंगल सीधा होना शुरू हो जाता है तो जो भी फेस ऊपर का है वो आपका ब्रॉडर होना शुरू हो जाता है, है, तो आपके thinning बालों- टेम्पल्स पे बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। अगर मेल हैं तो मेल्स के तो खैर अलग एलोपेशिया के फैक्टर्स हैं, फीमेल्स में आपके फ्रंटल जो है वो हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। सही। और उसके अलावा जो है आपके जो ये मसल्स हैं, टेम्पोरल मसल्स हैं, ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं इन सम केसेस। ठीक है। और उसके अलावा जो है ग्रेविटी काम करती है और आपके लाफ लाइंस और मेरियॉन्टे लाइंस बहुत ज्यादा बन जाता है। अब प्रोमिनेंट इनका हो जाते सबका हैं। हल मौजूद है? अच्छा फरा, इन सब का हल ये है कि अगर तो आपने 30s में अपनी एंटी एजिंग स्टार्ट कर दी है तो हमारा सबसे ज़्यादा एम्फेसिस ये होता है कि स्किन का जो है मॉइस्चर कंटेंट हम होल्ड करके रखें। उसमें सबसे जो प्राइमरी फैक्टर्स है वो ये होते हैं, और पिगमेंटेशंस को कंट्रोल रखें। बिल्कुल जो अर्ली साइन है जो मतलब मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों में भी आना शुरू हो जाता है वो ये कि पिगमेंटेशन, उसमें ये हम पील से स्टार्ट करते हैं एट टाइम्स, कि हम पीलिंग उनको देते हैं, पील से स्टार्ट करते हैं, उनकी सर्टेन सिटिंग्स करते हैं जिससे स्किन रिफ्रेश भी हो जाती है, उसमें थोड़ा बहुत अपर लेयर्स में कोलेजन बिल्ड भी हो जाता है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं मीजोथेरेपी के लिए कि स्किन का जो मॉइस्चर जो है जो कि लॉस हो रहा है अपर लेयर्स में, उसमें हम एपिडर्मल ये जो अपर लेयर होती है उसमें हम छोटे छोटे टाइनी इंजेक्शन हेलुरोनिक एसिड के देते हैं, तो वो उससे उनका मॉइस्चर जो है वो होल्ड रहता है। और उसके अंदर हमारे पास कंकशंस भी होते हैं जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो वो आपकी रिबिल्डिंग होती रहती है, रीजेनरेशन होती रहती है। उसके अलावा हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कोलेजन बिल्डिंग का। कोलेजन ही बेसिकली हमारा मेन प्रोटीन है स्किन का, और जो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है या जिसकी वजह से स्किन हमारी होल्ड रहती है या टाइटन अप रहती है। ठीक है। तो उसको रीबिल्ड करना, अब जैसे जैसे आप एज करते हैं स्किन में रीजनरेशन की कैपेसिटी, स्किन में क्या आपकी पूरे बॉडी जिस्म में सेल्स कम में होती जाती है। रीजनरेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है कि उसको ट्रिगर करना है कि वो रीजनरेट होता है। वो कैसे होता है? वो इसी तरह होता है कि उसमें कोलेजन बिल्डिंग लेजर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम जिसमें रेवलाइक क्यू स्विच लेजर है, उसके अलावा आरएफ लेजर्स आ गए हैं, अब स्कारलेट आरएफ है, रेडियो हमें तो फ्रीक्वेंसी डर लगता है कि लेजर से हमें कैंसर ना हो नहीं जाए। फरा, ये बहुत बड़ा मिथ है। जितना ज़्यादा खतरा सन रेज के साथ कैंसर्स का है मेरा ख्याल है उतना लेजर्स का नहीं है। और टिल डेट जो है अभी तक जितनी रिसर्च है और जितना काम लेजर्स पे हो रहा है, इसमें कोई हमारी स्किन टाइप पे खास तौर पे इस तरह के इश्यूज बिल्कुल नहीं आते। सही। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और प्रोसीजर्स हैं इनके जिनसे अलावा फरा हम जब आप फिर एज कर जाते हैं उसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें थ्रेड लिफ्टिंग भी आता है। अच्छा, फिर हम जो अर्ली एज में भी कर सकते हैं वो ये है कि हम एक्सप्रेशन लाइंस को कंट्रोल कर लें, उसके लिए हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। ठीक है। अब ये कोई बहुत खौफनाक चीज़ नहीं है, मतलब कुछ लोगों ने शायद उसको बहुत किसी और तरह से इंटरनेट पे, आपको पता है लोग गूगल करके आते हैं, तो किसी और तरह से उसको सर्च किया है या क्या, तो उसको उनके लिए बहुत कोई ख़तरनाक बात होती है, जबकि बहुत ही सॉफ्ट सा बड़ा नाइस सा प्रोसीजर है। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपकी जो एक्सप्रेशंस है उसको हम होल्ड कर लेते हैं या उनको सॉफ्टर बना देते यानी हैं। एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है जिसके बिल्कुल, साथ आपके एक्सप्रेशन लाइंस जो हैं वो समझिए आपका एक्सप्रेशन होल्ड हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा बनते नहीं हैं। ठीक है। और सॉफ्टर लुक आता है। इसी तरह फिलर्स हैं। अब फिलर्स जो है वो समझे आप एक सीमेंटिंग प्रोसेस है, यानी कि जहाँ जहाँ गढ़ा अगर पड़ गया है, अगर आपको अपनी लाफ लाइन बुरी लग रही है, अगर आपको अपनी सैड लाइंस या मेरियॉन्टे या आपका सैड फेस, एक सैड लुक आना शुरू हो गया आपके फेस पे, तो वहाँ पे हम फिलर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। हम हेलुरोनिक एसिड फिलर्स इंजेक्ट करते हैं इसलिए कि ये ऑलरेडी कंटेंट हमारी स्किन में है, तो इसका कोई हैजर्ड नहीं है। बिल्कुल तो वो इंजेक्ट करते हैं तो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो फुलर इफेक्ट आपके फेस पे आना शुरू होता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ तशरीफ रखेंगी, लेकिन अब ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हबीबा से और उसके साथ साथ डॉक्टर फैसल से, जो कि हर्बलिस्ट हैं, और ये दोनों हमें बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें खानी और लगानी है और किस तरह से हम उन्हें घर में तैयार कर सकते हैं ताकि हम ये जो बात कर रहे हैं आज एंटी एजिंग की, ये मकसद अपना हासिल कर सकें। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah.
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। अब बारी है क्या बनाना है और क्या लगाना है, और हर्बलिस्ट हमारे साथ हैं। कैसे हैं डॉक्टर फैसल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो जल्दी जल्दी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हम एक बना लेते हैं बहुत हेल्दी सा ड्रिंक। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि एजिंग सिर्फ चेहरे पे, हाथों पे, गर्दन पे नहीं आती, इंटरनली भी होती है। तो उसको इंटरनली हमें साथ साथ चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इसमें है चुकंदर, इसमें चुकंदर, गाजर, सोयाबीन्स और एक सेब। सही। और ये हमने इन सबको क्या इन सब की एक पानी पूरी सी में बनेगी? नहीं, हमने इन्हें पहले पानी में भिगो जी हाँ, के रखा हुआ इसको है। उबाल के इसको इतना ही पानी में उबालना है जितना पानी इसका यूज़ हो सके, ठीक है। ताकि ज़ाया ना हो कुछ भी। और तो ये सारा डालना है इसमें? एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो हमने इसको डाला और डाला। इसको हमने चला दिया। जी हाँ, इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे ठीक है। और इसको चला दिया। और रेशो दही का कितना होगा? तकरीबन 2 टेबल स्पून। जितना मैंने डाला है उसमें। जी हाँ। सही। सो हमने एक चुकंदर डाला है और एक सेब, गाजर, और उसमें हमने डाले हैं अपने सोयाबीन। सोयाबीन और इन सबको हमने उबाल कर ये आपके सामने चला दिया। ब्लेंड कर दिया। अच्छा, और इसके अलावा ये क्या आपके mixing? एक हाँ, ये तो हिट हो गई हैं आप। सो ये जो है, इसमें चाहें तो इसी का पानी थोड़ा सा और डाल के थोड़ा सा पतला किया जा सकता ठीक है। और इसमें छींटे उड़ते हैं इसमें से, तो ध्यान के साथ। तो हमने ये प्यूरी बना ली। अब इसको कैसे लगाना है? है। नहीं, ये पीनी है, इंटरनली टॉक्सिफाई करना है, डिटॉक्सिफाई करना है। ये पीनी है? जी हाँ, ये पीनी है। ये कोई सजा तो नहीं आपने हमारे लिए लेके आए हैं? जब खूबसूरत होना है तो कुछ ना कुछ तो उसका पे करना पड़ेगा। कौन खातून ये लेकिन ये तो पीने वाली नहीं बनी, नहीं, तो इसको खाने थोड़ा सा वाली है। पतला करेंगे ना, क्योंकि पानी इसमें डाल सकते हैं आप जितने ज़रूरत। सही। सो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसका, और इसको वाकई हम एक ड्रिंक की सूरत में फिर तब्दील करेंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ताकि ये एक ड्रिंक की फॉर्म में आ जाए। और जब आपको बताऊं कि इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं, इसको हर्बलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि ये हमारे लिक्विड बोटॉक्स हैं। वाकई। अच्छा, क्या ऐसा इसमें है डॉक्टर हबीबा कि ये लिक्विड बोटॉक्स हो सकता है? आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्या वाकई ये इसमें इतना कुछ है कि खाने से हम जवान हो जाएं? जी फराह, खास में मुझे कैरेट्स का बड़ा अच्छा लगा है जो उन्होंने कैरेट्स ऐड किए हैं। और जो कैरेट्स में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमें पता है कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे इन्होंने सेब ऐड किया है, तो सेब का ऐड करना भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उसकी स्किन भी साथ में ऐड कर लें, स्किन तो के हमें- साथ ही बॉयल हुआ हुआ है। जी, तो उससे स्किन ये के होता साथ ही है boiled। बिल्कुल, तो उसके साथ हमें ये फ़ायदा होता है कि अक्सर हम क्या करते हैं, जब सेब खा रहे हो तो स्किन उसकी उतार देते हैं, जो कि नहीं उतारनी चाहिए। स्किन में सबसे ज़्यादा जो सेब है उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो स्किन में पाए जाते हैं। ठीक है। तो वो स्किन के साथ इसको करना चाहिए। तो इस लिहाज से जो है ये काफ़ी हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच किस्म का जो है वो आपने मशरूब इसको जो है। बनाया है, तो आपने किस सोच के साथ बनाया? अब इसको चम्मच से खाएं? चम्मच से खा लीजिए, नहीं तो उसको जितना पतला पतला करना है कर वो सकते हैं, वो आप कर ठीक है? सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये हमारी एक जबरदस्त किस्म की ड्रिंक आप कह लीजिए या एक फूड कह लीजिए, ये आपका हो जाता है। स्मूदी कह लें। स्मूदी कह लें। अच्छा, इसमें देखिए चुकंदर, बीट जो सा है उसको स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिगर के लिए बहुत अच्छा है। जब आपका अंदर से जिगर, मैदा सब चीज़ें ठीक होती हैं तो वो आपकी स्किन डेफिनेटली ग्लो करती है और ठीक रहती है, सेहतमंद रहते हैं। सेहतमंद रहती है। क्योंकि सेहत ही जवानी है, सेहत ही खूबसूरती है। व्हाट यू ईट व्हाट यू लुक, जो आप खाएंगे वही आपका रिफ्लेक्ट भी होगा। अच्छा जी, और क्या बनाएंगे आप? अच्छा, इसके साथ अब पहले ड्रिंक है, दूसरा है वो बता दूं या आपको मास्क? नहीं, मास्क बताएं पहले। चलिए, ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग मास्क है। ठीक है। ये डार्क चॉकलेट लिए, सही। जो कि आम हमारी कुकिंग आम चॉकलेट जो जिसे कुकिंग कहते हैं। चॉकलेट है, सही। उसको आपने डबल बॉयलर में या पानी रख के स्टीम करके मेल्ट कर लीजिए। तो हमने कुकिंग चॉकलेट को थोड़ा सा पानी डाल के मेल्ट कर लिया, मेल्ट कर लिया। और उसको हमने डाल लिया। अगेन, अब ये खाने के लिए कि लगाने के लिए? पूछना पड़ता है ना भाई। पूछना पड़ता है, ये लगाने के लिए। ये लगाने के लिए। क्या हैरत अंगेज बात है, चुकंदर आप हमें खिला रहे हैं और चॉकलेट आप हमें लगा रहे हैं। लगा रहे चॉकलेट जो है ना, आपको पता है, अच्छा चॉकलेट खाने से भी आपकी एजिंग प्रोसेस रुकता है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है चॉकलेट जो है। ठीक है। तो इसको चॉकलेट को बुरा नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ मोटा करता है, दांत खराब करता है। इसमें चला गया ये आड़ू का पल्प। ठीक है। और इन दोनों को कर लिया हमने मिक्स। नहीं, इसमें अब जाएगी एक अंडे की जर्दी। जर्दी। बिल्कुल सही। आराम के साथ आप अंडे की जर्दी जो है वो निकाल लीजिए, और वो भी हमने डाल ली। अभी कुछ और भी डलेगा? जी हाँ, उसका थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। कौन से खातून जौ मेकअप का के आटा। बगैर आई नहीं है कोई? ऐसे अगर ये आप कोई अप्लाई भी नहीं करके यहाँ पे देखें और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो?
ना मिला तो फिर मैं आइंदा प्रोग्राम में नहीं आऊँगा। कोई है जो मेकअप के बगैर है, इसलिए कि वाकई ये इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं कि इस तरह के हैं जिनसे कि बहुत फर्क पड़ सकता है। इनसे होगा क्या, पहले तो ये बता दें। ये देखिए इसमें चॉकलेट है, चॉकलेट में ऑलरेडी थोड़ी सी शुगर एडिड होती है। ठीक है। तो वो जो है आपका बहुत अच्छा इमोलिएंट बन जाता है। ठीक है ना। आपकी इमोलिएंट क्या करता है? इमोलिएंट वो करता है कि आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता और आपकी स्किन को थोड़ा सा ऑयली फ्रेश रखता है। यानी जिनकी स्किन जरा खुश्क है, खुरदरी है, ये सबके लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें हमने जौ का आटा डाला है। ठीक है। तो जौ का आटा जो है वो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है उसकी ऑयलीनेस को। सो हमने ये लगाकर लेप कर लेना है लेप कर चेहरे पे। लीजिए और इसको आप बेशक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आई एरिया के ऊपर भी, क्योंकि इसमें सफ़ेदी नहीं है जो ड्राइनेस कॉज करेगी। सही। ठीक है ना। तो आप इसको पूरे फेस पे लगा के, गर्दन पे लगा के एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स रूम टेम्परेचर पे बैठिएगा, पंखे के नीचे नहीं। ठीक है। जितनी देर ये लगा रहेगा उतना फ़ायदा देगा। बिल्कुल सही। तो एक और आपने बताना था हमें, वो क्या था? एक और हम आपको बता देते हैं। इसमें ये क्या चीज़ है? ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी को हम डाल रहे हैं जो कि हमारी एक अरसे से, वैसे कुछ टोटके, कुछ मिथ्स, कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी इफेक्टिव होती हैं। अभी चिकनी स्किन के लिए या ऑयली स्किन के लिए रन करती हैं। और टाइम टेस्टेड है इसलिए इनको यूज़ करने में कोई हर्ज भी नहीं। बिल्कुल सही। ऑयली स्किन अगर है तो बेहतरीन इलाज अगर कोई हर्बल उसमें हो सकता है वो यही मुल्तानी मिट्टी है कि हम उसके साथ करें, बजाय इसके कि है ना जी हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स ऐसे लेके ट्राई करते रहे जिनसे आप भी बता रही थी कि ऑयल हमारे चेहरे से ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाता है। इसमें एलोवेरा के जल जाएगा। ठीक है। एलोवेरा के ऊपर से हमने आपके सामने छील लिया, उसका दरमियान वाला गूदा जो है, इसका ये जो जेल है ये हम इसमें से ले लेंगे। ठीक है। और जेल डालकर इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। एंड दैट्स इट? नहीं, अभी और भी कुछ कहाँ, अभी तो जाएगा इसमें ये थोड़ा सा दूध। ठीक है। सो मुल्तानी मिट्टी का एक तरह से मास्क बना रहे हैं हम, जिसमें हमने एलोवेरा भी ऐड कर लिया और वो मास्क हमने दूध में बनाया है। इसमें हम थोड़ा सा शहद भी। अभी आपने इसे सिर्फ खुश्क और चिकनी जल्द के लिए नहीं रहने दिया, बल्कि अभी हर स्किन टाइप के लिए लगाया जा सकता है। और ये जो उनसे पैक्स हैं इनको अगर आप 25 साल की एज के बाद रेगुलर अप्लाई करना शुरू कर दें, वंस वीक, ठीक है, तो आपकी स्किन जो है ना बहुत देर तक फ्रेश रह सकती है। आप एजिंग रोक तो नहीं सकते, उसको डिले कर सकते हैं। ये आपने क्या डाला? ये थोड़ा सा आलमंड ऑयल है। ठीक है। आलमंड ऑयल, बादाम का तेल डल रहा है, एलोवेरा डल रहा है, दूध डल रहा है, मुल्तानी मिट्टी है, और ये सब कुछ मिलाकर हमने ये सारा कुछ मिला के ये आपका एक पेस्ट और बन फिर जाएगा। इसे चेहरे पर अप्लाई कर लें और लगा रहने दें 15-20 मिनट, और खुश्क होने पे जब हो तो फिर इसको धो लीजिए। इसको खुश्क होने से पहले धो लीजिए, इसको बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिए। और ये जितने भी पैक्स होते हैं इनको बनाने के बाद 10 से 15 मिनट भीतर के फ्रिज में रख दीजिए, ताकि हर चीज़ अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रिलीज कर दें। बिल्कुल सही। कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खुशामदीद जनाब। सो एंटी एजिंग में अब हम आपको एक टोनर बता रहे हैं, और उसमें क्या क्या कुछ डल रहा है? टोनर में ये है अर्के बादियान यानी सौंफ का पानी। ठीक है। और ये घर से तो नहीं निकल सकता, इसका मतलब है कि या आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या सौंफ को थोड़ी देर उसको पका के भी निकाल सकते हैं, जैसे रोज वाटर बनता है। सौंफ को उबाल लें, तो जो पानी होगा और उसके बाद उसको छान लें। ठीक है। तो वो एक रेगुलर सा बन जाएगा, लेकिन बहरहाल बेहतर होता है कि आप डिस्टिल ले लें। ठीक है। और ये क्या है? ये है रोज वाटर। ठीक। सो सौंफ का पानी और अर्के तकरीबन हम वजन ले लीजिए, और अर्के गुलाब बराबर में, और साथ क्या? और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 कतरे बादाम के तेल। नहीं, ये है सौंफ का एसेंशियल ऑयल। अच्छा, सौंफ जो है वो बहुत ही अच्छा क्लींजर है। क्लींजर है? बहुत अच्छा क्लींजर है। ठीक है। अच्छा, ये अब आप इसको इस तरह से बना लिया, आपने रख लिया, स्प्रे बॉटल में रख लें और दिन में 2-3 दफ़ा आप इसके स्प्रे पंप्स कर लिया। एक तो इसके खुशबू इतनी रिफ्रेशिंग है कि वो आपको वैसे ही एक बड़ी अच्छी सी इसकी फीलिंग आएगी। अच्छा, और ये हम क्या डालने जा रहे हैं? गाजर का जूस। गाजर का जूस। आजकल चूंकि चाइनीज गाजर है तो जूस जरा इसी रंग का होगा। और ये चुकंदर का जो आपने ब्लेंडर में डाल के इन दोनों चीजों को जूस निकाल लिए है। इसमें थोड़े से कतले जाएंगे खीरे के। और ये एक टुकड़ा अदरक का काफी है? हाँ जी, या एक और डाल दीजिए। ठीक है, डाल दीजिए, फिर पी के भी बता दीजिएगा। है ना? ये बहरहाल मजे का होगा। ये मजे का होगा। हाँ। और अगर ना हुआ मैं चख लूंगी। आप चाह रही हैं कि मैं ये फिर कहूँ कि मैं प्रोग्राम में नहीं हूँ? अरे इतने नहीं, ये थोड़ा सा कम कर लीजिए। हल्दी कम कर, थोड़ी सी कम। अच्छा जी, क्या काफी है? जी काफी। सही। तो हमने हल्दी जो है वो भी इसमें डाल दी। देखिए, इस एक जूस में न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास बैठी हैं,
वो इसको बिल्कुल चेकिंग करेंगी कि इसमें सारी चीज़ें हमारे पास मिल गई। चुकंदर से हमारा जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो बेहतर होगा, गाजर से हमें विटामिन ए मिल जाएगा, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है, और उसके साथ खीरा जो है वो बहुत रिफ्रेशिंग और स्किन के लिए हमेशा से बहुत आजमूदा है। अच्छा, ये पीना ज़्यादा अच्छा है या ये खाना ज़्यादा अच्छा है? दोनों की अपनी दोनों की खासियत अपनी है। अपनी खासियत इसमें है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके पास फाइबर आ गया, इसमें आपके पास फाइबर नहीं है, बिल्कुल तो सही। कभी कुछ लीजिए कभी कुछ लीजिए ताकि आपको हर चीज़ मिलती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर हबीबा, मुझे बताइएगा क्या खाने से मतलब एजिंग के असरात डिले हो सकते हैं? क्या चीज़ें खानी चाहिए? लाजमी हिस्सा ग़िज़ा का हो। स्पेशली हम जब एंटी एजिंग की बात करते हैं तो जो पर्पल कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे कि important चुकंदर। हैं। जैसे कि चुकंदर है। इसी तरह से अगर हम देखें आजकल अंगूर है और उसमें अगर हम स्पेशली जो पर्पल या ब्लैक अंगूर होता हाँ, है वो बैंगन choose भी कर तो लेते हैं, जामुनी बैंगन रंग है का वो होता है। है, तो इस तरह की चीज़ें, प्लम्स जब आलू बुखारा सीजन में हो वो बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं इस तरह के लेने चाहिए। इसके अलावा हमारा कंसर्न होता है कि हमें मैक्सिमम विटामिन ए, सी, ई ये मिलें जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। अब जैसे आजकल हम देखें तो आड़ू है, आड़ू जो है इसमें विटामिन ए, सी, ई तीनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा है आजकल इसका इस्तेमाल। इसी तरह से अगर हम देखें खुबानी बहुत अच्छी है, उसमें भी विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आम जो है वो अब इसका सीज़न ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी अवेलेबल हैं। आम का इस्तेमाल बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हम वेजिटेबल्स में आएँ तो उसमें वेजिटेबल्स भी बहुत सी हैं, जैसे कि अगर शिमला मिर्च की हम बात करें तो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। फिर ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए और सी का, और ब्रोकली हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से पालक जो है, पालक का वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक का जूस बहुत अच्छा है, ठीक है। जो इतना टेस्टी नहीं होगा लेकिन ये पालक का स्किन जूस के लिए बहुत अच्छा अच्छा, है। यानी पालक को ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसको पी लें। पी लें ठीक। थोड़ा सा उसको बॉईल करने के बाद, तो उसमें विटामिन ए और सी हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। अगेन स्किन में ग्लो लाता है, जो पालक का जूस है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए। और साथ में जैसे हम बात करें कि विटामिन ए, सी, ई हमें तीनों चाहिए, तो अगर हम अंजीर का इस्तेमाल रखें उसमें हमें तीनों ही चीज़ें जो हैं वो अंजीर में पाई जाती हैं, तीनों विटामिन जो ठीक है। और क्या खाने से एजिंग होती है? किन चीज़ों को खाने से रुकना है हमें? देखिए फ़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करें तो साथ में हम उस प्रोसेस को भी रोकें जो कि एजिंग काज कर रहा है। और उसमें जब हम ईटिंग हैबिट्स की तरफ आते हैं तो उसमें जंक फूड और फ्राइड फूड और स्पेशली जो फास्ट फूड है ये बहुत ज़्यादा कह लें कि रोल अदा करती ठीक है। जितनी ज़्यादा हम फास्ट फूड खाएंगे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में उतने ज़्यादा बनेंगे, और फ्री रेडिकल्स जो हैं यही एजिंग काज करते हैं। बिल्कुल सही। तो हमें तली हुई चीज़ों से, मुरगन ग़िज़ाओं से, और उसके साथ आप कह रही हैं कि ये जो जंक फूड के नाम पे मुख्तलिफ fast किस्म की food चीज़ें बहुत ज़्यादा। हैं होती हैं, इनसे अवॉइड करना। बिल्कुल सही जी। हम ब्रेक पे रुकने जा रहे हैं, उससे पहले रेहाना जी आप भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फरा, कैसी हैं आप? आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फरमाइए क्या पूछना इन चाह रही हैं? सबसे ज्यादा तो अगर आप अपने टोटके हमें बताया करें तो वो ज्यादा सबसे बेहतर है। अच्छा, टोटका नंबर 1 डॉक्टर शमाइला, टोटका नंबर 2 डॉक्टर फैसल, टोटका नंबर 3 हकीम रिजवान हुआ करते थे। जो सब कुछ आपको ये शो में यहाँ पे बता रहे होते हैं, ये सब चीजें हम ट्राई कर रहे होते हैं, यकीन कीजिए ये सब यहाँ मौजूद दूसरी है। बात ये है फरा, आप अगर अपने आप को अंदर से ठीक करें, अपने आप को अंदर से जैसा रखेंगे आपका चेहरा वैसा ही आपकी लुक देगा। दुरुस्त, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपने अपनी अंदर की दिल की जगह को साफ किया है, उसको फ्रेश रखा है, उसको यंग रखा हुआ है, उसको जवान रखा हुआ है, तो आप, मेरा ये पक्का तजर्बा है कि आपकी बाहर की लुक बिल्कुल ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी। बिल्कुल सही। सो दिल को कीने से, नफरत से, कुदूरत से, हसद से, बोगस से, इन चीजों से दूर रखें। अपने आप को फील करें कि एक बच्चा है, वाकई आप एक नौजवान है, उसी तरह की फीलिंग रखें, अपने आप को यंग समझें। थैंक वो यू कहते हैं ना, रेहाना। दिल होना चाहिए जवान की उम्र की रखा। क्या बात बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रेहाना, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और जैसे आपने भी जिक्र किया खुद भी कि अंदर से हमारी सोचें, हमारा दिल, ये तमाम चीज़ें, सो कुछ मुलाकात हमारी डॉक्टर सदाकत से भी होगी, तो इस हवाले से हमें गाइड करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में कि किस तरह से हमने अपने आप को मेंटली, दिली तौर पे मुतमईन, आसूदा, खुशहाल, खुशबाश, खुशुखुरम रखना है ताकि हम जवान और सेहतमंद रहें। सो एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah.
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। अब हम बात करेंगे अपने सोच की, इसलिए कि जो हम सोचते हैं हम उसी तरह से अपनी ज़िंदगी के तमाम मामला जो है उन्हें तय करते हैं, उनको असर अंजाम देते हैं। और खूबसूरती और सेहत को हमने कैसे बरकरार रखना है, इसमें हमारी सोच, हमारे जज्बात दोनों बहुत अहम है। और इनकी सेहत के लिए अभी हम बात करने जा रहे हैं अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सदाकत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से हम मेंटली और जज्बाती तौर पर इतने सेहतमंद रह सकते हैं कि हमारा पूरा जिस्म जो है वो फिर सेहतमंद हो और इवेंचुअली हम खूबसूरत भी हों और जवान भी हों। क्योंकि सबसे पहले तो हमें कुछ गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। कुछ मिथ्स हैं ज़िंदगी के बारे में, जैसे ये कहा जाता है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। तो ये तो किसी शायर ने कहा था, मिर्ज़ा गालिब ने कहा था। इसकी कोई ख़ास साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। मौत का कोई दिन अगर मुकर्रर है तो कम से कम हमें पता नहीं है। तो हम ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजार सकते हैं जैसे हमें नहीं पता कि मौत कब आनी है। और फिर ज़िंदगी की तवालत के ऊपर साइंटिफिकली अगर काम करें तो दुनिया भर में अब लोगों की उम्र बढ़ रही है। इसी वजह से दुनिया की आबादी बढ़ रही है। पिछले 100 साल में 14 गुना आबादी बढ़ी है। उससे पिछले 100 साल में सिर्फ 2 गुना आबादी बढ़ी थी, यानी डबल हुई थी। इस वक्त भी दुनिया में जो ऐसे ममालिक है जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक है तो वहाँ लोग लंबी उम्र पाते हैं, जैसे जापान, अमेरिका, कनाडा, इस तरह के ममालिक में लोग लंबी उम्र पाते हैं। तो वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो जिससे कि वो लंबी उम्र वो ऐसा कुछ क्या है? एक तो आपने बताया कि इस मिथ को चैलेंज करें, मरने के लिए ना जिए बल्कि जीने के लिए जिए आप। और भी बहुत सी मिथ है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं मरने से नहीं डरता। पहली बात तो यह है कि वैसे डरते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपने दिमाग को गलत मैसेज दे रहे हैं। दिमाग कहता है अच्छा नहीं डरते तो चलो फिर करते हैं कुछ, तो मरो जल्दी। तो जो लोग कहते हैं कि मरने से नहीं डरते वो सीट बेल्ट भी नहीं बांधते, वो ऐसी एहतियातें भी नहीं करते कि कहाँ पॉल्यूशन है। वो हीटर ऑन करके सुई गैस का वो कमरे में सो जाते हैं जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है। और भी इस तरह की बहुत सी लापरवाहियाँ करते हैं। वो इन्फेक्शंस, एक बंदा कहने लगा जी साफ पानी पीने का क्या फ़ायदा, भैंसें और गाय सब गंदा पानी पीते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा आप उनके साथ रहते हैं क्या? आप बाद में उनको अस्पताल लेके जाते हैं जब वो बीमार पड़ती हैं? जब वो बीमार पड़ती हैं आप उन्हें ज़िबा कर लेते हैं। तो भैंसों से मुकाबला अगर करना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी नहीं अच्छी जी सकते। सो इन्फेक्शन से बचना, साफ पानी पीना, हमें उतना खतरा और किसी चीज़ से नहीं है जितना खतरा पाकिस्तान में ख़ास तौर पर गंदे पानी की वजह से हमें खतरा है। अच्छा, लोग इन चीज़ों को जो है पानी पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते लेकिन फिजी ड्रिंक्स पे पैसा खर्च करना चाहते। बिल्कुल सही। उस पे उनको गुस्सा नहीं आता कि वो बोतल महंगी क्यों मिलती है, लेकिन पानी की बोतल पे वो कहते हैं बहुत महंगी मिलती है, लेकिन उसके सस्ते तरीके भी हैं साफ पानी के। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने चूँकि लापरवाहियाँ करनी होती हैं तो फिर हम कहते हैं सब कुछ किस्मत के मुताबिक है। तो चूँकि किस्मत हमें बताई नहीं गई तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमें तो ये ज़िंदगी का खेल पूरी तरह खेलना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस तरह गोल कर सकते हैं और किस तरह हमारे खिलाफ गोल हो सकते हैं। फिर सुबह के वक्त जो है सबसे ज़्यादा ख़तरात होते हैं इंसानी सेहत को। सुबह 8:45 बजे दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस का टाइम होता है, दिन को नागवारी से शुरू करने का टाइम होता है। तो अगर हम अपनी सुबह को बेहतर बनाएं, चाहे दिन का आगाज़ थोड़ा लेट कर लें, लेकिन जागने से और काम करने के दरमियान काफ़ी 2-3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अगर आपने 8 बजे काम का आगाज़ करना है तो फिर सुबह 5 बजे आपको उठना चाहिए, जो कि आजकल थोड़ा मुश्किल है। सो उसमें यह है कि सुबह अपने आप को जल्दबाजी में ना डालें, भाग दौड़ में ना डालें कि आपको भागना है, आप नाश्ता कर रहे हैं, साथ तैयार हो रहे हैं, साथ आप तेज़ी से दिन की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो दिन का आगाज़ है हरी सिकनेस के साथ, ये करने की ज़रूरत नहीं। क्या नाम दिया आपने? वेरी गुड, हरी सिकनेस। और हमें तो ये सिकनेस इतनी ज़्यादा है, हम तो पूरा दिन ही हरी सिकनेस में रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी मिथ्स हैं। लोग समझते हैं कि जो खादें होती हैं उससे फसलें ख़राब होती हैं। भाई नहीं, खादों से फसलें अच्छी होती हैं। जिससे नशो नुमा होती है फसलों की, वो चीज़ ख़राब कैसे हो सकती है? लोग कहते हैं पेस्टिसाइड से कोई बड़ा ही नुकसान होता है। भाई पेस्टिसाइड से नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है। कीड़ों मकोड़ों का नुकसान होता है। पेस्टिसाइड कीड़ों मकोड़ों पर असर करते हैं। और ये जो सब्जियां और फल हम खाते हैं इनके अंदर पेस्टिसाइड जा ही नहीं सकते, इनके अंदर नेचुरल प्रोटेक्शन है। कुछ चीज़ें जैसे हमारी स्किन से चीज़ें बाहर निकलती हैं, हमारी स्किन से चीज़ें अंदर नहीं जाती। रिसर्चेस है जिन्होंने प्रूव किया, जिसकी वजह से लोग डर गए कि इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं जब हमने ऐसी चीज़ें जो कि ओवर एक्सपोजर जिनका होता है इन अशिया केमिकल्स के साथ, वो फिर अपने अंदर मुज़र असरात कैरी करते हैं। ये भी एक मिथ है कि हर रिसर्च जो होती है वो सही होती है। कुछ रिसर्चेस की इसलिए जाती हैं
ताकि गलत निशाने लगाए जाएं। लेकिन जैसे आप किसी दीवार पे कोई चीज़ रख के उसको निशाना लगा सकते हैं, या दीवार पे निशाना लगाएं और उसके बाद उसके इर्द गिर्द गोल दायरा लगा लें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका निशाना अच्छा है। तो इसी तरह कई लोग समझते हैं कि ये जो पोल्ट्री की मुर्गियाँ होती हैं ये अच्छी नहीं होती, देसी अच्छी होती हैं, या देसी अंडे अच्छे होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, साइंस बता रही है आपको कि ये चीज़ें जो हैं जिनको इंसान अपनी फहमो फरासत से बेहतर बनाता है वो और भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। और हर कुदरती चीज़ अच्छी नहीं होती, हर हर्ब भी अच्छी नहीं होती। चरस भी एक हर्ब होती है, ओपियम भी एक हर्ब होती है। ठीक है, तो हर्बल होने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, टोबैको भी हर्ब होती है, सही। इट्स ए हर्बल प्रोडक्ट। सही। टोबैको जो है, तंबाकू जिसे हम कहते हैं, हमने अच्छी और बुरी हर्ब्स में फर्क करना है। हाँ। ठीक। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी सोच को ज़रा बेहतर बनाना शुरू करें, ज़रा बदलना शुरू करें, ये ज़माना कौन सा जा रहा है और हम सोचे किस ज़माने की रखते तो हैं। हमने सोच को बदल के किस तरफ लेके जाना है और हमने क्या सोचना एक तो ये है कि मुस्बत सोच की तरफ ले जाना है और अपनी निगहदाश्त की बात करनी है। पुराने ज़माने में दूसरे लोगों की निगहदाश्त करना ज़रूरी था क्योंकि सिस्टम्स नहीं थे, डिपार्टमेंट्स नहीं थे, गवर्नमेंट्स नहीं थी और ऐसे इंतज़ामात नहीं थे जिससे कि लोगों का सिस्टम ख्याल रखे, तो सबको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता था। आज की प्रायोरिटी ये है, WHO कहती है कि अपना ख्याल रखें। उनका स्लोगन है कि अपना ख्याल रखें, जो पिछले 35 साल से वो दुनिया में राइज करने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसके असरात नज़र आते हैं। लोग आपको मिलते हैं तो वो आपको कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा। सो अपना ख्याल रखना हमेशा बुरा समझा जाता था, सेल्फिश समझा जाता था। लेकिन जो लोग अपना ख्याल रखते हैं, रिसर्च बताती है कि वही दूसरों का ख्याल रखते हुए पाए जाते हैं। जो अपना ख्याल नहीं रखते वो दूसरों का ख्याल तो नहीं रखते लेकिन तड़प तड़प उठते हैं, जिससे कि हमें अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात दूसरों का तड़प उठना हमें अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली दूसरों का हमारी ज़िंदगी में मुस्बत रोल अच्छा होता है। महज ये कि हमारे वो दुख दर्द से बिस्तर पे एकदम लेट जाएं और घर में कोई बीमार हो तो उसका ख्याल करने की बजाय खुद बेहोश हो जाएं, तो इससे कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं। इसी तरह स्ट्रेस है, जो हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पे हम स्ट्रेस लेते हैं, जिसे कहते हैं स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ़। तो कई चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा अहम नहीं होती, लेकिन वक्ती तौर पर हमें लगता है कि ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। इसे सेलियंसी कहते हैं। जैसे कि रात को 2 बजे पिज़्ज़ा खाना है, थोड़ी देर में ये चीज़ इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाएगी और फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर होगा और फिर खाया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो 2:10 पे अहम नहीं थी और 2:15 पे वो दुनिया की सबसे अहम चीज़ लगने लगे, तो ऐसी चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है। ये इम्पल्सिव चीज़ें हैं। ठीक है। इसी तरह डिप्रेशन जो कॉज होती, सबसे बड़ा कॉज जो डिप्रेशन का है वो वर्जिश ना करना है। ठीक। और वर्जिश करने से इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आपको दुनिया में सिर्फ एक आदत अपनानी है, तालीम से भी पहले अगर एक आदत अपनानी है तो फिर वो वर्जिश की आदत होनी चाहिए। क्योंकि वर्जिश से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दूर तक जाती है। जैसे स्किन आपकी सबसे दूर होती है और स्किन के अंदर मसल्स होते हैं, मसल्स के अंदर बोन्स होती हैं और फिर स्किन के अंदर ही कहीं डीप डाउन आपके बहुत से ऑर्गन्स होते हैं। और अगर आपकी स्किन अच्छी है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर के हालात भी अच्छे हैं। ठीक है। इसी तरह जो डीप डाउन बोन्स हैं, इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और उनको ठीक रखने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। और कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे दूध है तो उसमें कैल्शियम होता है। तो दूध को बिगाड़ के बहुत सारी शक्लें दी जाती हैं, लेकिन दूध की जो असल शक्ल है, जैसे दूध और दही, तो वो बेहतरीन है और रोज़ाना कम से कम ½ लीटर दूध हर शख्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। फिर अपनी हड्डियों के लिए कुछ सप्लीमेंट भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि खाली दूध से शायद हड्डियों का कैल्शियम पूरा नहीं होगा, बोन सॉलिड नहीं रहेगी, पोरस हो जाएगी। ठीक है। और ज़्यादातर 70 साल की उम्र को पहुँचते पहुँचते ख़वातीन के लिए ये ख़तरा होता है कि उनको हिप फ्रैक्चर हो जाता है, और जिनको हिप फ्रैक्चर होता है वो 1 साल की अंदर दुनिया से जाने का उनका इम्कान पैदा होता है। सो लंबी उम्र के लिए गोल सेटिंग करने की ज़रूरत है। फिर उस मिथ को तोड़ने की ज़रूरत है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। तो अगर आप गोल सेटिंग करते हैं कि आप 100 साल तक जिएंगे, तो फिर आप उसके मुताबिक अपने तर्ज अमल में तब्दीलियां लाएंगे ना। और फ़र्ज़ करें आप 100 साल तक नहीं जीते तो आपको तो पता नहीं चलेगा। तो इसमें कोई गम करने की बात नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे उम्र की तवालत होती है, जैसे मोटापा अगर आप कम कर लेते हैं, जो कि हमने सब ने ज़्यादा बढ़ा के रखा होता है, तो मोटापा कम करने से
कैंसर की बीमारी में बेइंतहा फ़र्क पड़ता अच्छा, है। इसके साथ ये जो मस्बत और मनफी रवैयों की आप बात कर रहे हैं, उसको कैसे हमने काम करना है उसके ऊपर, और कैसे हम बदल सकते हैं अपनी तबीयत को, नेचर को, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, कि आपके पास कोई टिप है कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सुस्ती की चीज़ें हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा और ये वो, जो लोग कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ बनना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, उनके पास तो फुर्सत ही नहीं होती। कभी आपने वर्जिश करने वालों को डिप्रेस देखा? कभी आपने उन लोगों को डिप्रेस देखा जो नॉर्मल वेट हैं? उन लोगों को देखा जो मिशन रखते हैं, जो कुछ अपने ज़िंदगी में वैल्यू रखते हैं, जिसके लिए वो जिद्दोजहद कर रहे होते हैं? ज़्यादातर नुकसान हम तो हर वक्त कहते रहते हैं जी हमें टेररिस्ट से ख़तरा है, हमें फ़लाँ से ख़तरा है, हमें लोगों से ख़तरा तो सबसे ज़्यादा अपने आप से है। अर्ली डेथ जो होती हैं, उसमें से 10 में से 9 वजूहात इंसान की अपनी होती है, इंसान अपने हाथों मरता है, और 10वीं वजह खुदकुशी है। सही। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हर वक्त जो है। और खाने पीने के बारे में जो अक्सर लोगों का ख्याल है कि सिर्फ चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई में मज़ा होता है और निहारी में मज़ा होता है, तो ये तो हमने बना लिया। हमारे टेस्ट बड्स जो होते हैं, इनकी एक मेमोरी होती है। जब तक इन्हें मेमोरी वापस ना मिले, रिकॉल ना मिले, तो मज़ा आना शुरू नहीं होता। तो दाल, सब्जी, ये चीज़ें ज़रा बार बार खा के देखें, आपको मज़ा आएगा। कुछ कहते हैं नहीं जी वो तो तोहन व करहन जो है दाल या सब्जी या बीन्स खाए जाते हैं, लेकिन मुझे बताया वेजिटेरियन को अगर आप गोश्त खिलाना चाहें तो उन्हें तो मतली हो जाएगी, उन्हें तो क्या आ जाएगी, उन्हें तो खाना पकने की स्मेल से, यानी गोश्त पकने की स्मेल से मुश्किल। ये सब कुछ हमारी ये सब साइकोलॉजी की बात है। अगर हम अपनी साइकोलॉजी को सीधा रखेंगे तो हम सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल, नाहीद, हबीबा और डॉक्टर शमाइला, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप सबको भी यहाँ तशरीफ लाने का शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया। साथ रहे इस दुआ के साथ आपकी हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज।